गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो अगला पार्ट है हमारा पार्ट 3 वो देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी पहले स्टूडेंट ये देख रहे हैं वो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी जो 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं या अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी ये शेयर करें और बताइए, क्योंकि हम इसमें कड़ी मेहनत करके आपके लिए बना रहे हैं कि जो ये महामारी है उससे आप लड़ रहे हैं, तो हम भी आपके लिए ये जो मेहनत करके ये बना रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाए, जिससे आपको लाइव क्लासें जल्दी ही दिखाई जा सकें और अन्य विषय की क्लासें भी दिखाई जा सकें। तो आगे हम देखते हैं WBC के प्रकार। तो WBC जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। WBC 2 प्रकार की होती हैं। पहली WBC होती है कणिकामय, नंबर 1 पर आती है कणिकामय, और दूसरी आती है कणिकामय। कणिकामय को बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। इसको ग्रेनुलोसाइट भी कहते हैं और इसको बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट व एग्रेनुलोसाइट इनको कहते हैं। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, इसे जो ग्रेनुलोसाइट हैं उनको कणिका में है, इसका मतलब क्या है इसमें कि इनका जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य में क्या पाई जाती हैं, कणिकाएं पाई जाती हैं। इनकी कोशिका द्रव्य में क्या पाई जाती हैं, कणिकाएं पाई जाती हैं। उसके बाद में क्या बताया गया है कि इनका जो केंद्रक है वो बहुरूपी होता है। इनका केंद्रक बहुरूपी होता है, यानी कि क्या है, कई पिंडों से मिलकर बनता है। केंद्रक कई पिंडों से मिलकर बनता है। कई पिंडों से मिलकर बनता है। उसके बाद में हम देखें इनका केंद्रक कई पिंडों से मिलकर बना है, इनका केंद्रक बहुरूपी होता है और फिर ये 3 प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 न्यूट्रोफिल, 2 नंबर इओसिनोफिल, और यहाँ 3 नंबर बेसोफिल। ये 3 प्रकार की होती हैं। उसके बाद में हम मतलब कणिका में जो श्वेताणु हैं या कणिका में जो WBC 3 प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। अब उसके बाद में हम देखते हैं अकणिका में या एग्रेनुलोसाइट। क्या पहली लाइन होगी कि इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो शॉर्ट में लिख रहा हूं क्या, कणिकाएं नहीं पाई जाती है, कहां पर, कोशिका द्रव्य में। तो आप ये से लिखिए कोशिका द्रव्य में कणिकाएं
नहीं पाई जाती हैं। फिर इनमें जो इनका ये केंद्रक होता है वो कैसा होता है, एक रूपी या एक केंद्रक की श्वेताणु कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, एक केंद्रक की श्वेताणु। इन्हें एक केंद्र की श्वेताणु, इन्हें एक केंद्र की श्वेताणु कहते हैं, इन्हें एक केंद्र की श्वेताणु कहते हैं। आगे लगाए में ये दो प्रकार की होती हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो इनके जो दो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, देखो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इनके दो प्रकार हैं, वो हैं नंबर 1 मोनोसाइट, और दूसरा जो प्रकार है वो है लिम्फोसाइट। फिर अगर हम देखें तो इसके जो लिम्फोसाइट हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं। इसकी जो लिम्फोसाइट है वो भी कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। वो होती है कौन सी, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और दूसरी है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ये दो प्रकार की होती हैं। फिर अगर हम देखें टी लिम्फोसाइट के बारे में, तो ये जो टी लिम्फोसाइट हैं वो भी कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। T4 और एक होती है T8। T4 और T8। T4 है उसको बोलते हैं क्या, सहायक। और जो T8 होती है इसे कहते हैं क्या, मारक। क्या कहते हैं इसको, मारक। तो ये हो गई हमारी सामान्य WBC के प्रकार के बारे में चर्चा। तो इसको उतार लें एक बार ऐसे घेर से, फिर हम देखते हैं इसके बाद में हम इनके विशेष जो विस्तार से इनका अध्ययन करते हैं। तो इसको उतारें जल्दी से। सबसे पहले हमने देखी कणिका में, आप उतारते नहीं, बता रहा हूं एक बार आपको। कणिका में हमने श्वेताणु देखी, ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं पाई जाती हैं। इनका केंद्र बहुरूपी होता है, अर्थात कई पिंडों से मिलकर बनता है। ये तीन प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। फिर उसके बाद में हम देखें अकणिका में एग्रेनुलोसाइट्स, इनमें इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इन्हें एक केंद्र की श्वेताणु कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। फिर देखते हैं लिम्फोसाइट भी दो प्रकार के हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। फिर हम देखते हैं कि टी लिम्फोसाइट भी दो प्रकार के हैं, T4 यानी सहायक और T8 यानी मारक। तो अब आगे हम देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले देखेंगे कणिका में भी सबसे पहले पढ़ेंगे हम न्यूट्रोफिल। तो देखो उतार लिया, तो हम आगे देखते हैं। अब कणिका में श्वेताणु देखेंगे। कणिका में श्वेताणु पढ़ते हैं, तो पहले डालेंगे कणिका में श्वेताणु। कणिका में श्वेताणु, कणिका में श्वेताणु। और कणिका में श्वेताणु में भी नीचे नंबर 1 लगा करके लिख लेंगे न्यूट्रोफिल। नंबर 1 लगाएंगे और 1 नंबर लगा करके लिखेंगे न्यूट्रोफिल। 1 नंबर लगा कर लिखो न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल में लिखो नंबर 1। कणिका में पढ़ रहे हैं तो इसमें पहला पढ़ रहे हैं हम क्या, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल पहला क्या पढ़ रहे हैं हम, न्यूट्रोफिल पढ़ रहे हैं। तो ये जो न्यूट्रोफिल हम पहला जो पढ़ रहे हैं न्यूट्रोफिल, उस न्यूट्रोफिल में देखो किस प्रकार से क्या क्या होता है उनके बारे में हम देखते हैं। पहले
कि इनके जो कोशिका द्रव्य में जो कण पाए जाते हैं, इनका जो कोशिका द्रव्य है, मान लिया इनका जो कोशिका द्रव्य है कि हम संरचना देखते हैं कैसी होती है न्यूट्रोफिल्स। इसका जो केंद्रक है वो 2 से 7 पिंडों का बना होता है। इनका जो केंद्रक होता है उसे केंद्रक में कितने पिंड होते हैं? 2 से 7 पिंड होते हैं। केंद्रक में 2 से 7 पिंड होते हैं। ये इनका केंद्रक है ऐसा, और इसमें कितने बताए गए हैं? 2 से 7 पिंड बताए गए। ये केंद्रक है, केंद्रक में कितने हैं? 2 से 7 पिंड होते हैं। फिर इसका जो कोशिका द्रव्य है जिसमें ये कण पाए जा रहे हैं, कणिका में है ना, तो कण होंगे इनके कोशिका द्रव्य में। तो इनके कोशिका द्रव्य में जो कण हैं ये तो क्या है? कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली क्या है? सूक्ष्म कण। क्या है? सूक्ष्म कण। और ये क्या है? इसका केंद्रक। ये क्या है? इसका केंद्रक। तो इसकी पहली तो क्या है कि इसके कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले सूक्ष्म कण उदासीन अभिरंजकों से, लाइन लिखेंगे, ये चित्र भी बनाएंगे ऐसे कैसा, न्यूट्रोफिल का चित्र बना लो पहले, फिर हम इसमें लिखवाते हैं जो सामान्य जानकारी है वो। तो जल्दी से बनाए चित्र सभी स्टूडेंट, फिर हम आगे देखते हैं। इसे देखते हुए पहली जो लाइन है वो हम लिखते हैं क्या कि कोशिका द्रव्य में, इसके कोशिका द्रव्य में लिखेंगे, आप लिख लो, इसके कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली सूक्ष्म कण उदासीन अभिरंजकों यानी कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म कण हैं वो उदासीन अभिरंजकों द्वारा बैंगनी रंग के अभिरंजित हो जाते हैं। बैंगनी रंग के अभिरंजित हो जाते हैं। पहली लाइन ये हो गई। दूसरी लाइन देखिए, इनका जो केंद्रक है वो कैसा है? देखो अलग अलग पिंडों में बना हुआ है। तो दूसरी लाइन में आप अलग लाइन में लिखेंगे कि इनके केंद्रक में क्या होते हैं? 2 से 7 पिंड होते हैं। 2 से कितने पिंड होते हैं? 7 पिंड होते हैं। 2 से 7 पिंड होते हैं, या 2 से 7 पिंडों का बना होता है। फिर आगे लिखेंगे ये कि कुल श्वेताणुओं का 75% होती है। ये कुल श्वेताणु का 75 नहीं 65, ये कुल श्वेताणुओं का 65% होती है। ये कुल श्वेताणुओं का 65% होती है। फिर आगे लिखेंगे ये शरीर में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। ये शरीर में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। ये शरीर में क्या होती है? सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है मतलब सबसे ज्यादा पाई जाने वाले श्वेताणु हैं। तो क्या आएगा? न्यूट्रोफिल है। कौन सी है? न्यूट्रोफिल है। तो ये सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। फिर आगे देखेंगे इनका प्रमुख कार्य जो है वो भक्षण करने का है। मतलब इनका प्रमुख कार्य है भक्षण करना। तो लिखेंगे आगे इनका प्रमुख कार्य भक्षण करना है।
इनका प्रमुख कार्य भक्षण करना है। इनका प्रमुख कार्य भक्षण करना है, इसलिए इन्हें वृहद भक्षकाणु भी कहते हैं। इसलिए इन्हें वृहद भक्षकाणु भी कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोलते गए हैं? वृहद भक्षकाणु। क्यों? क्योंकि इनका प्रमुख कार्य क्या है? भक्षण करना। भक्षण का मतलब कोई भी सूक्ष्म जीव, जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये उनका भक्षण करके उन्हें क्या कर देती हैं? नष्ट कर देती हैं। तो हमें रोगों से बचाने का कार्य भी ये करती हैं। उसके बाद में इनकी जो मुख्य एक विशेषता है कि इनमें कोशिका पारण की क्षमता पाई जाती है। इनमें कोशिका पारण की क्षमता पाई जाती है। कोशिका पारण की क्षमता पाई जाती है। तो कोशिका पारण का मतलब क्या होता है? कोशिका पारण का मतलब क्या होता है? कोशिका भित्ति के आर पार जाने की क्षमता। तो कोशिका पारण का ये जो कोशिका पारण है इसका मतलब क्या है? कोशिका भित्ति के आर पार जाना। कोशिका भित्ति है उसके आर पार, कोई भी कोशिका है उसकी ये मान लो कोशिका भित्ति है तो इसके आर पार आने जाने की क्षमता इसमें पाई जाती है। इसको बोलते हैं कोशिका पारण की क्षमता। तो ये हमारी हो गई कौन सी? न्यूट्रोफिल। कौन सी कोशिकाएं हुई? न्यूट्रोफिल हो गई, जो शरीर में 65% पाई जाती हैं। सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली श्वेताणु हैं, WBC हैं। और इसके बाद में हम आगे देखते हैं WBC की प्रकार जो देख रहे थे हम कणिका में, उसमें न्यूट्रोफिल देख लिया। उसके बाद में इओसिनोफिल दूसरा डालेंगे। अच्छे से समझते हुए लिखेंगे सभी स्टूडेंट। फिर भी अगर किसी को कोई समस्या है या कहीं कुछ कम पढ़ाया जा रहा है या वो कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपका जो सॉल्यूशन है वो कर दिया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं दूसरी इओसिनोफिल। इओसिनोफिल क्या पढ़ते हैं हम? इओसिनोफिल। इओसिनोफिल जो है वो जो है उसमें पहले हम उसकी तरह क्या कर लेते हैं? इसका चित्र बना लेते हैं। पहले आप सभी इसका चित्र बनाएंगे इओसिनोफिल का। इओसिनोफिल जो है उसका जो केंद्रक होता है द्विपिंडीय होता है। ऐसे उसमें क्या पाए जाते हैं? केंद्रक में 2 पिंड पाए जाते हैं। जिसका केंद्रक है वो कैसा होता है? द्विपिंडीय होता है। फिर इसका जो कोशिका द्रव्य है उसमें ये सूक्ष्म कण है। कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म कण पाए जा रहे हैं। तो ये क्या है? सूक्ष्म कण। और ये इसका क्या है?
क्या है इसका, ये केंद्रक है। अब इओसिनोफिल है, उसको इओसिनोफिल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या कार्य करती है, इओसिन एक अम्ल है, इओसिन नामक अम्लीय विरंजक है। तो आप इसमें लिखेंगे, चलिए बना लो चित्र जल्दी से, फिर हम आगे इसमें लिखते हैं कि ये जो कणिकाएं हैं वो इओसिन नामक एक अम्ल है। तो इसकी जो सूक्ष्म कणिकाएं हैं वो इओसिन नामक अम्ल जो है उससे गहरी रंग की जो है अभिरंजित होती हैं, इसीलिए तो इनको नाम दिया है इओसिनोफिल। इन कणिकाओं को इओसिनोफिल क्यों कहते हैं, या आगे इसमें लिखेंगे कि इनमें कोशिका द्रव्य के कण, इनमें कोशिका द्रव्य के कण इओसिन नामक अभिरंजक से गहरे लाल या गुलाबी अभिरंजित होते हैं। गहरे लाल या गुलाबी रंग एक अभिरंजित होते हैं, गहरे लाल या गुलाबी रंग के अभिरंजित होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं गहरे लाल या गुलाबी रंग के अभिरंजित होते हैं। उसके बाद में अगला देखते हैं कि इनका जो केंद्रक है वो द्विपिंडीय होता है। इनका केंद्रक द्विपिंडीय होता है। इनका जो केंद्रक है वो कैसा होता है, द्विपिंडीय होता है। इनका केंद्र दिख रहा है, दो पिंडों में मिला हुआ है, तो इनका केंद्रक द्विपिंडीय होता है। फिर ये संक्रमण से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती हैं। इनका भी कार्य क्या है कि हमारे शरीर में कोई संक्रमण हो रहा है तो उसे लड़ने की क्षमता देती है। तो ये लाइन लिखेंगे, ये संक्रमण से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है। ये संक्रमण से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती हैं। फिर परजीवी के संक्रमण के साथ इओसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है। कि जैसे हमारे शरीर में कोई परजीवी है उसका संक्रमण होता है तो इनकी संख्या क्या हो जाती है, हमारे शरीर में बढ़ जाती है। परजीवी संक्रमण के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो अगली लाइन लिखेंगे क्या, परजीवी के संक्रमण के समय इओसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है। और लास्ट में अंतिम जो लाइन है उसमें आप लिखेंगे कि ये कितनी पाई जाती हैं, तो ये कुल श्वेताणुओं का 1 से 4% होती है। ये कुल श्वेताणुओं का कितना होती है, 1 से 4% होती है। उसके बाद में हम देखते हैं अगला जो है हमारा, ये कुल श्वेताणुओं का कितना होती है, 1 से 4% होती है। तो जल्दी से लिखेंगे। उसके बाद में अगला हम जो तीसरी प्रकार की जो कणिका में जो श्वेताणु है, जो तीसरे प्रकार के जो कणिका में श्वेताणु है उनके बारे में हम देखते हैं। तो उनके बारे में तीसरी प्रकार की कौन सी थी, बेसोफिल। कौन सी थी, बेसोफिल। देखते हैं हम अब बेसोफिल। नंबर 3 डाल करके लिख लू बेसोफिल। देखो बेसोफिल तीसरे बेसोफिल
बेसोफिल। देखो बेसोफिल जो हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो ये शरीर में कितनी होती हैं, इनकी संख्या देखते हैं हम पहले। 0.1 से 1%। 0.1 से कितनी होती है, 1% होती है ये। 0.1 से क्या होती है, 1% होते हैं। तो संख्या में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली सुविधाओं में बेसोफिल। तो आगे अलग लाइन में लिख लेंगे, आगे अलग लाइन में लिखेंगे क्या, कि इनकी संख्या शरीर में सबसे कम होती है। इनकी संख्या शरीर में सबसे कम होती है। सबसे कम होती है, इनकी संख्या शरीर में सबसे कम होती है। फिर उसके बाद में देखते हैं इनके कोशिका द्रव्य में जो कण है वो क्षारीय अभिरंजक, कौन सा, मिथाइल बैल्यू। इनके कोशिका द्रव्य के जो सूक्ष्म कण हैं वो क्षारीय अभिरंजक, इनके कोशिका द्रव्य के सूक्ष्म कण क्षारीय अभिरंजक, क्षारीय अभिरंजक मिथाइल ब्लू से, मिथाइल ब्लू से गहरे नीले रंग के अभिरंजित हो जाते हैं, अभिरंजित हो जाते हैं, अभिरंजित हो जाते हैं। इनके कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म कण हैं वो क्या करते हैं, मिथाइल ब्लू से, एक क्षारीय अभिरंजक है हमारा, क्षारीय अभिरंजक है मिथाइल ब्लू, इससे अभिरंजित होते हैं। और कैसे रंग के हैं, गहरे नीले रंग के अभिरंजित होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसकी जो संरचना, इसका केंद्रक कैसा होता है वो देखो। इसका भी जो हम देख रहे हैं चित्र बनाएंगे आप, कि इनका जो केंद्रक है उसमें भी वही पालियां पाई जाती हैं। और वही इसमें भी ऐसे पालियां बनी हुई हैं। ये ऐसा इसका केंद्र होता है और ये इसमें सूक्ष्म कण होता है, ये सूक्ष्म कण है इसमें। सूक्ष्म कण, और ये इसका केंद्र, ये क्या है इसका केंद्रक, सूक्ष्म कण और केंद्रक बना ले, ये चित्र है। उसके बाद में इसकी कुछ चीजें और ये क्या क्या कार्य करती है हमारे शरीर में, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वो देखते हैं हम, देखो उसके बाद में हम देखते हैं कि ये क्या कार्य करती हैं। ये हिस्टामिन का स्रावण करती है। इसका स्रावण करती है, हिस्टामिन का। ये हिस्टामिन का स्रावण करती हैं, जो एलर्जी में प्रयुक्त होता है, जो एलर्जी में प्रयुक्त होता है।
मतलब एलर्जी में प्रयुक्त होता है हिस्टामिन। तो एलर्जी में क्या होता है, एलर्जी के समय की जो कणिकाएं हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो ये लिख सकते हैं कि एलर्जी के समय बेसोफिल की संख्या बढ़ जाती है। एलर्जी के समय बेसोफिल की संख्या, एलर्जी के समय बेसोफिल की संख्या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। मतलब बेसोफिल है उनकी संख्या एलर्जी के समय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एलर्जी के समय देखो रक्त में तो बेसोफिल बढ़ जाती हैं और ऊतकों में मास्ट कोशिकाएं। तो ये लिख लिया। इसके बाद में एक चीज और बता रहा हूं कि एलर्जी होती है तो एलर्जी के समय क्या होता है वो देखो। एलर्जी के समय देखना रक्त में तो क्या बढ़ेगी, बेसोफिल की संख्या बढ़ जाती है, बेसोफिल की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन अगर एलर्जी के समय हम ऊतकों में देखें तो ऊतकों में मास्ट कोशिकाएं बढ़ जाती है। ऊतकों में, इसमें ऊतकों में एलर्जी के समय ऊतकों में किनकी संख्या बढ़ती है, मास्ट कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। मास्ट कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। ऊतकों में तो बढ़ती है मास्ट कोशिकाएं और रक्त में बढ़ती है कौन सी, बेसोफिल कोशिकाएं। जो हमारे शरीर में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली श्वेताणु है। हमारे शरीर में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली WBC है तो आंसर होगा बेसोफिल, और सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली WBC है तो आंसर होगा न्यूट्रोफिल। कौन सा होगा, न्यूट्रोफिल। तो ये दोनों ध्यान रखना है, सबसे कम और सबसे ज्यादा। सामान्य जनरल साइंस के प्रश्नों में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली श्वेताणु कौन सी है, तो आएगा न्यूट्रोफिल, और सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली श्वेताणु कौन सी है, तो उसका आंसर जो हमारा होगा वो आंसर होगा कौन सा, बेसोफिल। तो ये देखा हमने जो आज इसके WBC के जो प्रकार थे उन प्रकारों के बारे में हमने अध्ययन किया, और उन प्रकारों में हमने उसके सबसे पहले दो प्रकार देखी, कणिका में और अकणिका में श्वेताणु। कणिका में श्वेताणु और अकणिका में श्वेताणु का हमने अध्ययन किया। उसके बाद में हमने जो कणिका में श्वेताणु है वो तीन प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। उनके बारे में हमने अध्ययन किया। सबसे पहले देखा न्यूट्रोफिल, जो पुरुष श्वेताणुओं का 65% पाई जाती है और सबसे अधिक पाई जाने वाली श्वेताणु होती है। फिर ये देखा कि इनकी जो कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाले सूक्ष्म कण हैं वो उदासीन अभिरंजकों से क्या होते हैं, अभिरंजित होते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि उनका जो केंद्रक था उनमें 2 से 7 पिंड पाए जाते हैं, ये देखा हमने। फिर उसके बाद में हमने ये देखा कि ये जो कणिकाएं हैं वो क्या कार्य कर रही थी, कि इसमें जो हम देख रहे थे तो ये जो है वो हमें बक्षण का कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें जो न्यूट्रोफिल थी उनको महाभक्षकाणु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको, महाभक्षकाणु भी कहा जाता है। फिर हमने मुख्य चीज ये देखी थी कि जो न्यूट्रोफिल है उनमें कोशिका पारण क्षमता पाई जाती है, कि ये कोशिका भित्ति के आर पार जा सकती है। उसके बाद में हमने जो दूसरी रक्त कणिका थी, कणिका में जो दूसरी श्वेताणु थी वो थी इओसिनोफिल। कौन सी थी, इओसिनोफिल। तो ये क्या इओसिनोफिल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इओसिन नामक एक अम्लीय अभिरंजक है, उससे अभिरंजित होती है। फिर इनके कोशिका द्रव्य जो कण है वो इओसिन नामक अम्लीय अभिरंजक से यानी लाल या गुलाबी रंग के क्या हो जाते हैं, अभिरंजित होते हैं।
फिर उसके बाद में देखा कि इनका जो केंद्रक था वो कैसा था, द्विपिंडीय केंद्रक था। कैसा केंद्रक था, द्विपिंडीय केंद्रक था। फिर हमने इसमें देखा कि ये परजीवी संक्रमण से हमें क्या देती हैं, सुरक्षा देती हैं, मतलब संक्रमण से लड़ने की क्षमता हमें उत्पन्न करती हैं, और परजीवी के संक्रमण के समय इनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके बाद में हमने देखा जो तीसरे प्रकार की जो हमारी WBC है, कौन सी, बेसोफिल। कौन सी है, बेसोफिल, जो कितनी पाई जाती हैं, 0.1 से 1% पाई जाती हैं, और संख्या में सबसे कम पाई जाने वाली श्वेताणु है। संख्या में सबसे कम पाई जाने वाली श्वेताणु है। फिर इसके बाद में देखा इसके जो सूक्ष्म कण हैं वो किससे, मिथाइल ब्लू, एक क्षारीय विरंजक है मिथाइल ब्लू, जिससे गहरे नीले रंग की क्या हो जाती हैं, अभिरंजित हो जाती हैं। और फिर हमने ये देखा कि इनका जो ये संरचना है, फिर ये क्या करती हैं, एक हिस्टामिन पदार्थ का स्रावन करती हैं जो एलर्जी के समय उत्पन्न होता है। तो फिर हमने ये देखा कि एलर्जी के समय क्या हो जाती है, इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो एलर्जी के समय रक्त में तो बेसोफिल की संख्या बढ़ती है और उत्तकों में मास्ट कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। तो आज जो हमने ये पढ़ा उसका हमने शॉर्ट में आपको रिवीजन भी बता दिया है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझें। आगे का जो पार्ट है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे अकणिका में श्वेताणु और उनके प्रकारों के बारे में, और आगे का हम अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।